हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट विद सरकारी जॉब फ्रॉम SK आर्या का मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे टारगेट है बाल विकास एवं शिक्षा सत्र के 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आपका समय बर्बाद करते हुए ना चलते हैं प्रश्न की ओर। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसको बिल्कुल पहला सही इसका पहला यानी विद्यालय का सहयोग, प्रेरणा की सीमा, नंबर 3 शारीरिक सीमा, नंबर 4 ज्ञान की सीमा। तो ये सभी ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा, ये सभी अधिगम पठार के कारण हैं, लेकिन इस विद्यालय का सहयोग ये कारण नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 1 का पहला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार से परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉर्गन, स्कीनर, गैजेट, कैनबेक। तो यह कथन मॉर्गन और गिलीलैंड द्वारा नहीं दिया गया, स्किनर द्वारा ये भी इसी नहीं दिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा, गेट्स और अन्य लोगों के द्वारा ये कथन दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 3, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, तो किसका करता है? बुद्धि परीक्षण का नहीं, व्यक्तित्व का, बुद्धि परीक्षण का और पढ़ने की क्षमता का, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर तीन का यानी बुद्धि का परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने थे, तो इन्होंने किसके अंतर्गत बुद्धि का परीक्षण का मापन करता है, यही इन्होंने दर्शाया था। प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने दिया था? प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसका फ्राइड ने दिया था, मन ने दिया था, यूंग ने दिया था, आलपोर्ट ने दिया था। तो इसका उदाहरण ये यूंग ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर इसका है तीसरा सही। कार्ल यूंग थे जिन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी का वर्गीकरण दिया था। बिल्कुल राइट, सब 4 का तीसरा सही है बिल्कुल। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुक्रमगत तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल चौथा सही है, यानी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं ये करने वाला कारक है। ये बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। और आर्थिक तत्व और शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, ये तीनों बच्चों के सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो ये प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल तीसरा सही है कि नियमित का जो नियम होता है, अनियमित का जो नियम होता है, अनियमित विकास का जो नियम होता है, ये शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर 6 का तीसरा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा
विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान सिद्धांत है। तो प्रश्न नंबर 7 का दूसरा बिल्कुल सही है, जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर। यानी प्रश्न नंबर 7 का दूसरा सही बिल्कुल। और निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत हैं, तो ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन किसने दिया था? हर्राक ने दिया था, या गैसेल ने दिया था, या मेरेडिथ ने दिया था, या डगलस और डुगनाल ने दिया था। तो यह कथन नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट करती है, तो ये हर्राक ने दिया था। बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि हर्राक ने इसका कथन प्रकट किया था। प्रश्न नंबर 8 का पहला से बिल्कुल राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो प्रश्न 9 का यानी पहला ट्रेवर ने, दूसरा मैकडूगल ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने और चौथा वुडवर्थ ने। तो प्रश्न नंबर 9 का यानी दूसरा बिल्कुल सही है, राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों को समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि ये हमारे समझ में नहीं आया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह कथन किसने किया था? तो रास का है, मन का है, डम्पिल का है या मैकडूगल का है? तो यह कथन यानी डम्पिल ने दिया था। बिल्कुल राइट आंसर है इसका कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये बिल्कुल डम्पिल ने दिया था, बिल्कुल सही है इसका, यानी तीसरा सही है, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है, शामिल नहीं है? निम्न में शामिल कौन सा नहीं है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो इसका चौथा बिल्कुल ये सही इसका है। बहुअनुक्रिया का जो नियम है तो ये सीखने का मुख्य नियम नहीं है, जबकि तत्परता नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम इनके अंतर्गत तत्परता के नियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बरोबर निरंतर सीखता रहता है। तो प्रश्न नंबर 11 का यानी चौथा सही है, राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? साधारण मानसिक योग्यता, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांक। तो इसका यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो ये डॉक्टर एस जलोटा ने इसका परीक्षण किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। 12 का पहला जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण प्रतिपादित किया था। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, या बर्नर ने किया था, या स्टार ने किया था? तो प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही है। दूसरा यानी स्पीयरमैन जो थे तो ये बुद्धि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। इनमें से किसे
सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो क्रो एंड क्रो, रास या वुडवर्थ या गार्टन। तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल चौथा सही है। जो गार्टन जो हैं इन्हें सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ये सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़े हुए हैं ये। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? कैलन ने, फ्रेशमर ने, यूंग ने या स्पेंजर ने? तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल राइट आंसर है पहला, यानी जो कैनन थे, कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। तो 15 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो नंबर 1 कोल एवं बुर्श ने दिया था, ड्रेबहल ने हल्का है, या क्रो एंड क्रो का है, या डिहान का है? तो प्रश्न नंबर 16 का क्रो एंड जो क्रो थे जो इन्होंने सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया का कथन दिया था इन्होंने, क्रो एंड क्रो ने। अब प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शिशुअवस्था से, या मध्यावस्था से, या पूर्वावस्था से? इसका जब पूर्वावस्था है, इसमें विद्रोह की भावना रहती है। अब इसी पूरी किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा विद्रोह आज सभी उत्पन्न होता है, और इसी में सभी को सबसे ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता है पूरी किशोरावस्था में। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान। तो प्रश्न ये सीखने का पठार है। जो प्रश्न नंबर 18 का यानी दूसरा सही बिल्कुल। सीखने की जब अवधि की होती है तो सीखने प्रक्रिया में उन्नति नहीं कहलाती है, तो ये सीखने का पठार है की परिभाषा है। ये बिल्कुल राइट आंसर 18 का यानी दूसरा सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 19। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कुए, ब्लू बिल्कुल राइट आंसर इसका है तीसरा, थॉर्नडाइक ने। और आपको लोग बता दें कि थॉर्नडाइक ने यानी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? तो अगर पूरी तरीक़ा से देखा जाए 22 या 23 जोड़े या 24 जोड़े, ऊपर में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो वैसे 46 होते हैं, तो 46 का यानी जोड़ा कितना हुआ? तो 23 जोड़ा यानी 46 होता है। तो कोशिकाओं की गुणसूची है 46 शामिल होते, 46 गुणसूत्र जो होते हैं। यही पूछा गया है कि और विज्ञान में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यही बिल्कुल इसमें भी यही इसमें पूछा गया है, यानी बाल विकास में कि गुणसूत्र की संख्या, तो उसमें भी 23 जोड़ी होती है, उसमें भी 23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।